जंगलों में रह करके, बारिश में, पहाड़ों में, बर्फ़ में, आपको हर जगह सीआरपीएफ मिल जाएगी। आप देखेंगे कि सीआरपीएफ जैसे वैष्णो देवी टेम्पल है, अमरनाथ की यात्रा है, राम मंदिर की रक्षा है, सुरक्षा है, संसद की सुरक्षा है। लगभग 3-3.5 घंटे तक इस भीषण मुठभेड़ रही, जिसका मुंह तोड़ हमारी पूरी टीम ने दिया, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए। उस मुठभेड़ में उन्होंने हम पर कई गोले, मतलब उनके जो बने उनके स्वनिर्मित गोले होते हैं, उन पर काफ़ी दागे हम पर, और भीषण गोलाबारी हुई थी। उसी गोलाबारी के दौरान हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। उसी गोलाबारी के दौरान मेरे हाथ में से मुझे मेरे दाहिने हाथ में 4 गोली लग गया था। नमस्कार, आज मैं आपको राजस्थान के वागड़ के ऐसे वीर सपूत के बारे में बताने वाला हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में बस्तर इलाके में मुठभेड़ में नक्सलियों से सामना किया और वहां पर इनको गोली लग जाती है। ये पिछले साल की बात है, मतलब 2024 की, और इसके बाद में इनको शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार से इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और इस पर भी एक घटना घट जाती है, इनके साथ में दुखद घटना होती है। इसके बारे में भी अपन पूरी जानने का प्रयास करेंगे, और कैसे घटना घटी थी, क्या कुछ हुआ था उस टाइम, और कैसे इन्होंने नक्सलियों का सामना किया था, ये पूरी कहानी इनकी जुबानी से जानने का हम प्रयास करेंगे। सर जी, मुझे ये बताइए कि 2024 में छत्तीसगढ़ में आपके साथ में मुठभेड़ हुआ था, है ना? तो क्या कुछ हुआ था उस टाइम? एक्चुअली सीआरपीएफ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न काम करती है। उसी की, क्योंकि सीआरपी जो गांव के दुर्गम्य क्षेत्र हैं, वहां पर प्रशासन अपनी पहुंच नहीं चाहती है, तो सीआरपीएफ ऐसे दुर्गम इलाकों में पहुंच करके प्रशासन और सुरक्षा की व्यवस्था करती है। उसी घटनाक्रम में सीआरपीएफ ने बस्तर के दुर्गम क्षेत्र में कैंप इस्टेब्लिश करने की काफ़ी कैंप इस्टेब्लिश किए। उसी के दौरान हमारी टीम ने भी एक कैंप इस्टेब्लिश दौरान किया था, लेकिन नक्सलियों ने हमारे जो प्रभाव को बढ़ते हुए देखा, तो हमारी सीआरपीएफ को उन्होंने रोकने के लिए हम पर हमला कर दिया था। और यह एक भीषण मुठभेड़ थी। पिछले साल लगभग 3-3.5 घंटे तक इस भीषण मुठभेड़ रही, जिसका मुंह तोड़ हमारी पूरी टीम ने दिया, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए और हम में से काफ़ी लोग 18 लोग घायल भी हुए थे। घायल होने के बावजूद भी हमारी टीम ने हौसला बनाए रखा और नक्सलियों को वहाँ से भगा दिया, और वहाँ पर हमने सफलतापूर्वक कैंप इस्टेब्लिश किया। मतलब वो नक्सली वहाँ पर आप पर हमला कर देते, ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है ऐसा? क्योंकि सीआरपीएफ जहाँ पर भी कैंप से पहुँची है, वहाँ पर मूलभूत सुविधा जो गाँवों को अभी तक कई सालों से उनसे दूर रखा गया था, गांव वालों को उन मूलभूत सुविधाओं से। सीआरपीएफ कई कैंप लगाए, जिन कैंपों के द्वारा हम वहाँ पर गांव वालों को मूलभूत सुविधा जैसे पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड जैसी एक विशेष और ज़रूरत की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाते हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं गाँव वालों में। तो नक्सली ये नहीं चाहते हैं कि गाँव वाले सरकार और उसकी जो प्रशासन है उसमें विश्वास दिखाएं। इसी को हटाने के लिए या उसके विश्वास को दूर भगाने के लिए वे हम पर हमला करते हैं। अच्छा, मतलब कि वहाँ पर बिजली, सड़क और पानी से वो लोग दूर है, बहुत काफ़ी, है ना? काफ़ी सालों से वंचित है। हाँ, तो वो काफ़ी दूर हैं, तो आप लोग वहाँ पर पहरा देके उनको वहाँ विकास करवाना चाहते हो, लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो, है ना? इसीलिए होता है। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि वे ऐसे दुर्गम्य क्षेत्र हैं जहाँ पर सिविल प्रशासन या कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता है। जब भी सीआरपीएफ या कोई भी सुरक्षा बल वहाँ पर कैंप इस्टेब्लिश करता है, तो गांव वालों में एक सुरक्षा की भावना पैदा होती है। उसके बाद जो व्यक्ति जो रोड बनाएगा, जो लाइट वहाँ पर पहुँचाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाएगा, जो पानी की व्यवस्था करवाएगा, जो शिक्षा की व्यवस्था करवाएगा, जो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाएगा, उसमें एक सुरक्षा की भावना पैदा होती है हमारे वहाँ पर कैंप लगाने से। और गाँव वालों में भी एक विश्वास जागता है कि सीआरपीएफ आ गई है, जिससे सारी जो उनका एक विश्वास बढ़ जाता है और सरकार में विश्वास जागता है। तो नक्सली बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि उनका विश्वास, क्योंकि जो गांव वालों का डर है और जो अज्ञानता है वही उनकी ताकत है, और वे ये नहीं चाहते कि उनकी ताकत कमज़ोर हो। अच्छा, जैसे मुठभेड़ हुई, आपके बता रहे हो कि 3.5 घंटे तक मुठभेड़ चली, है ना? और उसमें वहाँ कहाँ पर गोली लगी थी आपको? उस मुठभेड़ में उन्होंने हम पर कई गोले,
मतलब उनको उनके जो बने उनके स्वनिर्मित गोले होते हैं उन पर काफ़ी दागे हम पर, और भीषण गोलाबारी हुई थी। उसी गोलाबारी के दौरान हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। उसी गोलाबारी के दौरान मेरे हाथ में से मुझे मेरे दाहिने हाथ में 4 गोली लग गया था, जिसमें से एक गोली मुझे काफ़ी डैमेज कर गया था, जिसने मेरी जो पहली उंगली है उसको डैमेज कर दिया था। उसके बाद भी हमारी पूरी टीम काफ़ी घायल हो रखे थे, उसने फिर भी हौसला बनाए रखा, और मुझे गोली लगने के बाद भी 1 से 1.5 घंटा तक हम वहीं पर डटे रहे। जब तक नक्सली वहाँ से भागे नहीं तब तक हमने वो कैंप छोड़ा नहीं। फिर हमारी टीम ने जो घायल थे उनको हमने निकाला और हमारे इलाज के लिए सभी को बाहर ले गए। रायपुर दिल्ली में भी हमारा इलाज हुआ, और बाकी जो बचे हमारे साथी थे उन्होंने वहाँ पर सफलतापूर्वक कैंप इस्टेब्लिश किया, जिसका आप देख सकते हैं कि उस जगह पर अभी सीआरपी खुद मोटो लेकर के, जो हमारे सैनिक हैं वही उन बच्चों को स्कूल पढ़ा रहे हैं, और अभी उनमें काफ़ी विश्वास की भावना पैदा हो गई है। अभी वो सड़क बन रही है उसी जगह पर, प्रशासन की जो जितने भी योजनाएं हैं वे अब वहाँ पर कार्यान्वित होंगी, और ज़रूर उसमें गांव वालों को लाभ होगा। आपको कब पता चला कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा? 14 अगस्त 2024 की शाम पर राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि मुझे और मेरे साथियों को ये पहला अवसर है। हालांकि सीआरपीएफ कई सालों से वीरता के लिए पदक प्राप्त करने वाली बहुत काफ़ी मतलब सर्वाधिक वीरता पदक प्राप्त करने वाली कई सालों से सीआरपीएफ को वीरता के पदक मिल रहे हैं। तो ये पहला ऐसा चांस है जिसमें एक ही बटालियन से हमें 5 शौर्य चक्र मिले हैं, जो कि मैं जहाँ तक मेरी जानकारी एक अपने आप में एक इतिहास है। ये देश की सेवा में सीआरपीएफ जवान होते हैं, उनका क्या रोल होता है? सीआरपीएफ एज ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, और ये एक बहुआयामी फोर्स है। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश ऐसे क्षेत्रों में नक्सलों से लोहा ले रही है। जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद से लड़ रही है। आप जो देश में काफ़ी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उन चुनावों में सीआरपीएफ की एक अग्रणी भूमिका रहती है। सीआरपीएफ में आरएफ रैपिड एक्शन फोर्स के नाम से एक स्पेशल फोर्स बनाई गई है, जो दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जा करके वहाँ पर शांति स्थापित करती है। उसके अलावा भी हम विभिन्न सिविक एक्शन प्रोग्राम के द्वारा लोगों में जो सरकार की कार्यक्रम है उनको हम व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाते हैं, ताकि लोगों में एक सरकार के प्रति, लोकतंत्र के प्रति विश्वास जागृत हो। तो जो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे बल में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जो बहुआयामी फोर्स है, क्योंकि बाकी सभी जितनी भी बल हैं उनकी एक स्पेसिफाइड मतलब विशेष ड्यूटी है, लेकिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ऐसा बल है जो कहीं पर भी कभी भी कोई भी ड्यूटी करने को तैयार रहती है, हमेशा सदैव तत्पर रहती है। चाहे उसमें बहुत कम मूलभूत सुविधाएं, जंगलों में रह करके, बारिश में, पहाड़ों में, बर्फ़ में, आपको हर जगह सीआरपीएफ मिल जाएगी। आप देखेंगे कि सीआरपीएफ जैसे वैष्णो देवी टेम्पल है, अमरनाथ की यात्रा है, राम मंदिर की रक्षा है, सुरक्षा है, संसद की सुरक्षा है, मथुरा में कृष्ण भगवान की वहाँ की सुरक्षा है, ये सारी सुरक्षाएं सीआरपीएफ ही करती है। देख सकते हो इनके जिस दिन राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाना था और ये शौर्य चक्र पुरस्कार लेने के लिए जा रहे थे, और ये मेरे पीछे आप फ़ोटो देख रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि ये फ़ोटो क्यों लगा हुआ। इनके पिताजी की उसी दिन मृत्यु हो जाती है रास्ते में, और वो पूरी घटना क्या घटी थी वो भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जिस दिन आप जा रहे थे पुरस्कार के लिए, आपको सम्मानित किया जाना था और आपके पिताजी की मृत्यु हो जाती, कैसे क्या हुआ? मैं कहते हैं ना कि हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है, तो मैंने बचपन से जब से देखा था तो मेरे फादर जो कि एक कृषि पर्यवेक्षक से थे और घाटोल क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अपना नाम कमाया। जो गरीब किसान हैं उनके बीच रह कर के उन्होंने अपना खूब नाम कमाया है। उन्हीं को देखते हुए मुझे देश सेवा, ईमानदारी, हालांकि मेरे जो दादाजी थे, स्वर्गीय दादाजी थे गोवर्धन लाल जी पंचाल, वे भी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए और यहाँ इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण गांधीवादी नेता थे।
पिछले मतलब उन्होंने 17 साल तक यहाँ के चेयरमैन का पद उन्होंने लिया था। तो जो एक विरासत में मुझे मिले ये सब ईमानदारी, देश रक्षा या स्वतंत्रता की जो बातें हैं या देश के लिए कुछ करना, मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ। मेरी शिक्षा यहीं घाटोल और बांसवाड़ा सारे सरकारी स्कूलों में ही हुई है। तो मुझ में कुछ नया करने की ललक थी, और जिसको मतलब जो बोलते हैं ना कि एक जो सुरक्षा या पौधे के लिए जो पानी चाहिए या खाद, जो वो सब मेरे पिताजी थे। उन्हीं के मतलब आँखों में मैंने देखा था कि मेरा बेटा कुछ और ही करे, सबसे हट करके। और मैं मानता हूँ कि जितनी खुशी मुझे नहीं हुई थी मेरे सिलेक्शन की, उससे ज़्यादा काफ़ी खुशी मेरे पिताजी को थी। और 14 अगस्त को जब मैंने उन्हें बताया, शाम की रात की 8 बजे राष्ट्रपति के द्वारा मुझे शौर्य चक्र की घोषणा की गई है, तो वे काफ़ी खुश हुए और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वे काफ़ी यही सोचते थे कि मतलब उनकी काफ़ी दिली तमन्ना थी या महत्व का आकांक्षा थी कि वे भी जा कर के राष्ट्रपति भवन में अपने बेटे को शौर्य चक्र से सम्मानित होते हुए देखें। उसी की कड़ी में जब मुझे सूचना मिली कि आपको 22 मई को राष्ट्रपति के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा, तो मैंने अपने माता पिता, बच्चों और अपनी पत्नी के साथ मैं चित्तौड़ से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। बीच रास्ते में दुखद घटना घटित होती है और मेरे पिताजी वहीं पर की मृत्यु हो जाती है। अब एक हर बेटे का या हर पिता अपनी बेटे को देखना चाहता है गर्व के साथ, लेकिन जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा गर्व की बात है शौर्य चक्र से सम्मानित होना, लेकिन वो गर्व यदि मैं मेरे पिताजी की आंखों में देख पाता सम्मानित होते हुए, तो शायद मैं इससे 10 गुना ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करता अपने आप को। मतलब कैसे क्या हुआ था घटना घटने के बाद में, फिर किस दिन आपको सम्मानित किया गया? हम 20 तारीख को यहाँ से निकले थे और बीच में ये दुखद घटना घट जाती है। मैं वापस आता हूँ अपने पिताजी को लेकर के और उनका अंतिम संस्कार क्रिया करवा करके मुझे बताया जाता है कि यदि आप अटेंड कीजिए। ये फ़ैसला लेना मेरे लिए बड़ा कठिन था। वैसे हम सेना में या बल में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती जिसमें हमें बहुत जल्दी फ़ैसले लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर मैं टूट चुका था। मुझे फ़ैसला क्या लेना है ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे परिवारजन जिन्होंने मुझे सबल दिया और एक तरह से बताया कि नहीं, आप जा कर के जाइए, क्योंकि यही एक पापा की मतलब मेरे पापा की एक इच्छा थी जो कि अंतिम इच्छा के रूप में ही हुई। फिर मैंने यही निर्णय लिया और मैं शाम को वहीं से दिल्ली गया और 22 तारीख को मैं वहाँ से सम्मानित होकर के वापस अपने घर पर वापस यहाँ आ चुका। अभी यहाँ के वागड़ क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? आप भी एक देश सेवा में तत्पर लगे हुए तो। हमारे वागड़ क्षेत्र में ज़्यादातर लोग सेना या प्रशासन, क्योंकि मैं पिछले जब मैंने यूपीएससी 2009 पास किया था और मैं सीधा राजपत्रित अधिकारी के तौर पर वहाँ मैंने नियुक्त हुआ था सीआरपीएफ में, तो वहाँ पर बांसवाड़ा राजस्थान ऐसे वीरों की धरती भी है और राजस्थान में सैन्य जैसे क्षेत्रों में राजस्थान की काफ़ी संख्या मात्रा मौजूद है, लेकिन वागड़ ऐसा क्षेत्र है जो इससे अछूता रहा हुआ है। बहुत कम लोग ही हैं जो इस जैसे क्षेत्रों में जाने की कोशिश करते हैं। मेरा युवाओं से एक ही कहना है कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हैं, कुछ मेहनत करें और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखें, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपको विश्वास को हरा सके। यदि आपने ठान लिया है तो वो होकर के ही रहेगा। दूसरा कि आप हर किसी को लगता है कि केवल यूनिफॉर्म में ही देश की सेवा की जा सकती है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ रह कर के जिस क्षेत्र में हैं वहाँ से रह कर के, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप ऐसा सोचें कि हम ऐसे नागरिक पैदा करें जो देश के लिए योग्य बन सकें, वो भी आपकी एक देश सेवा होगी। चाहे आप बिजनेस क्षेत्र में हैं, कृषि में हैं, क्योंकि आज विभिन्न क्षेत्र में जिसमें आप अपनी देश सेवा को बता सकते हैं। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर कड़ी मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, आपको सफलता ज़रूर हाथ लगेगी।
ये थे खास हमारे साथ में सीआरपीएफ के जवान राजेश जी पंचाल, जिन्होंने वागड़ का नाम रोशन किया है और इनको राष्ट्रपति के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाना था। उसी दिन इनके पापा की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद भी ये हौसला रखकर ये जाते हैं और वहाँ पर इनको सम्मानित किया जाता है। और इनकी पूरी कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन युवाओं तक जो कि इनसे प्रेरणा लेकर आगे देश सेवा के लिए कुछ कर सके। मैं प्रवीण डोडिया, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।